नमस्कार। खास पेशकश हमारी। जी हाँ, बाजार में अभी पैसा लगाएं या दूर रहें, हर हफ्ते रविवार को बाजार के तमाम दिग्गजों को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी बाजार में चल क्या रहा है। लेकिन शुक्रवार का दिन तमाम निवेशकों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर के आया। लगातार उतार चढ़ाव और दबाव के बाजार से एक तरीके से बाजार को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दी और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। अब बड़ा सवाल ये कि बाजार की जो शुक्रवार की तेज़ी थी, क्या वो एक छलावा है या वाकई में अब बाजार जो है 15-20 दिन की एक कंसोलिडेशन के बाद अब नई तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नई तेज़ी में कौन से सेक्टर चलेंगे, कहाँ पर फोकस रखना चाहिए, विदेशी निवेशकों की क्या रणनीति रहेगी भारतीय बाज़ारों को लेकर के, और क्या जो मंदी के खतरे की बात हो रही थी अमेरिका में, क्या अब ये मान लें कि नए आंकड़ों के बाद वो पूरी तरह दूर होता जा रहा है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बाजार के दिग्गज दीपन मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। दीपन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब भी आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को, जानने को, समझने का मौका मिलता है। सर, सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बहुत लोग निराश हो गए क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने कि नए डीमेट अकाउंट खोले थे और उसने कोई बड़ी गिरावट देखी नहीं थी। पहले हमने देखा कि बजट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद से जो गिरावट आई, बहुत लोग इतना पैनिक करने लगे। हमारे पास जो कॉलर शो होते हैं उसमें बहुत लोगों के सवाल आने लगे। आप उन निवेशकों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे और शुक्रवार की रिकवरी क्या कुछ उत्साह दे रही है आपको? या गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो शुक्रवार को जो मूव थी, आई थिंक वो काफ़ी हद तक लिक्विडिटी ड्रिवन थी। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली, इसकी वजह से यहाँ पर सेंटिमेंट सुधर गया। लेकिन हमारा व्यू मार्केट्स पर थोड़ा कॉशियस है और इस लेवल पर हम निवेश करना नहीं उचित नहीं समझते हैं। वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादातर स्ट्रेच्ड है और थोड़ा बहुत आई वुड से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी बढ़ रही है। So I would say that it is time to be a bit cautious. ये और तेजी और बढ़ सकती है क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है मार्केट्स में, लेकिन किस लेवल पर करेक्शन आएगा वो कहना मुश्किल है। फॉर द टाइम बीइंग मेरी राय तो ये रहेगी कि इन्वेस्टर्स को अपनी जो कैश लेवल्स है वो स्टेडीली बढ़ानी चाहिए। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक गिरावट का दौर रहा, वो क्या अभी आपको लगता है कि थोड़ा अभी और भी आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफा रैली देखने को मिली है बाजार के अंदर। क्या फिर आपको लगता है कि अभी इस तरह की बाजार के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या अभी कॉशियस रह कर के ही चलना चाहिए? बहुत लोगों को वैल्यूएशन को लेकर के अभी भी कंसर्न बने हुए हैं। जी हाँ, एंड वी आर ऑल्सो इन दैट कैंप जहाँ पर वैल्यूएशन के लेके कंसर्न्स है। लेकिन क्या ट्रिगर आएगा जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट होगा ये कहना मुश्किल है। वी आर सीइंग अ ह्यूज वेव ऑफ लिक्विडिटी कमिंग इनटू द मार्केट्स। और ये जो लिक्विडिटी का जो असेसमेंट है टू ट्रैक लिक्विडिटी, टू मेक अ कॉल कि लिक्विडिटी कब कम होगी, ये सब कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अपना बाजार इतना बड़ा है, इतने सारे प्लेयर्स है। और आजकल लॉट ऑफ लिक्विडिटी इज कमिंग थ्रू रिटेल। अभी रिटेल के पास कितना पैसा है और लगाने के लिए वो कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से ऑल वी कैन से इसके लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। फंडामेंटल्स आई थिंक आर बीइंग इग्नोर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसकी वजह से वी लाइक टू बी अ बिट कॉशियस क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी जो कंपनी है जहाँ पर आप निवेश करना चाहेंगे, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगले 5 साल 5-10 साल में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे एंड देयर सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल that can grow at 15-20% or so, all of those companies काफी महंगी है। So from that point of view, we want to be a bit cautious. और buy at decline may be a better strategy. I don't know when the decline will come, but that's a better strategy. हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ म्यूचुअल फंड में एसआईपी किए हैं या फिर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स में, दैट यू कैन कंटिन्यू। लेकिन स्ट्रेटेजिकली आप सोचेंगे कि नहीं, अभी ये लेवल पे मेरे को हमको और पैसा लगाना है और बड़ा पैसा लगाना है, तो उसमें आपको थोड़ा सावधान करना चाहूंगा क्योंकि वी आर राउंड अबाउट, अकॉर्डिंग टू मी माय असेसमेंट, वी आर ट्रेडिंग एट अराउंड द टॉप्स ऑफ द मार्केट। और इस इंडेक्स में इस लेवल पर निवेश करेंगे तो शायद अगले 3-4 साल की रिटर्न्स थोड़ी आपको आई वुड से डिसअपॉइंट करेगी या थोड़ी कम होगी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि बेटर टू स्टे इन कैश। और अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तभी आपके पास कैश होगा। देन दैट इफ यू इन्वेस्टेड दोज अपॉर्चुन टाइम्स, तो आगे चलते रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। चलिए, तो ये रणनीति यहाँ पर रखनी चाहिए कि आपको जितना हो सके वो नकदी पर रहिए। जब बाजार में करेक्शन आए तो अच्छे शेयरों में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन सर अब थोड़ा सा हमने देखा बाजार के अंदर अब सेक्टर रोटेशन सा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
पीएसयू, पावर, रेलवे, इनमें अब हम देख रहे हैं कि रुकावट आ रही है, लेकिन आईटी में काफ़ी अच्छा मूव अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये जो मंदी के खतरे की बात हो रही थी, कम से कम अभी जो नंबर्स आए हैं रोजगार के अमेरिका के अंदर, वो थोड़े से इनकरेजिंग हैं हुए हैं। इन्फ्लेशन घटती हुई दिखाई दे रही है, रेट कट की बात हो रही है। क्या ये इंडिकेशन है कि आईटी शेयरों में यहाँ से ये जो अपमूव है वो थोड़ा सा सस्टेन करेगा, या आपको यहाँ पर भी कॉशियस अप्रोच के साथ ही आप चलने की सलाह देंगे? ये देखिए, आईटी का जो पिक्चर है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नो डाउट नैस्डैक बढ़ता है तो सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, लेकिन यूएस इकोनॉमी की जो सिग्नल्स आ रही है वो भी काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो मार्केट्स आर रैलिंग ओवर देयर व्हेन इंटरेस्ट रेट कट की थोड़ी भी ऐसी सिग्नल या ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन फिर जब उनकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब होते हैं तो लगता है कि शायद वहां पर रिसेशन आ जाएगा। लेकिन जब इंडिकेटर सुधरते हैं तो लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएगा लेकिन अर्निंग्स आर इंटैक्ट। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रही है फ्रॉम यूएस मार्केट्स। और इस समय आई थिंक एज आई सेड थोड़ा कॉशियस रहना ही बेहतर है। आईटी सेक्टर के जो नतीजे आए थे वो काफ़ी फ्लैटिश थे, काफ़ी स्टैग्नेंट थे। नो डाउट दे आर सिटिंग ऑन गुड ऑर्डर बुक पोजीशन। और जो जो एआई का जो अपॉर्चुनिटी है दैट आल्सो इज प्रीटी डिसेंट। पर जब तक आंकड़े अच्छे नहीं आते, हाउ कैन यू जस्टिफाई बाइंग एट दीज लेवल्स ऑल्सो? सो मेरे ख्याल से इट्स बेटर टू वेट फॉर 2-3 क्वार्टर्स। और जब उनकी वॉल्यूम ग्रोथ, टॉप लाइन, बॉटम लाइन इज बैक इन दैट हाई टीन्स लेवल, दैट मे बी अ गुड एंट्री पॉइंट। एज वी नो कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड इंप्रूव हो गया है ऑन टेक्नोलॉजी, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं वहां पर एग्जीक्यूशन चालू हो गया है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट इनफैक्ट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। ये 3-4 चीज अगर आप सर्टेनिटी से कह सकते हैं देन द पॉजिटिव, then that may be a good entry point for IT shares. But for the time being, I would say just wait and watch. If you're invested, जैसे हम invested है कुछ IT shares में, better to remain invested, not to liquidate. But adding fresh positions, I'm not so sure. जी सर, न्यू एज कंपनियां जो हैं उनमें काफ़ी अच्छा हमने अट्रैक्शन देखा है, चाहे वो सेंटिमेंट की वजह से हो, ट्रेंड की वजह से हो, और कुछ एक कंपनियां ऐसी भी रहीं जिन्होंने नतीजे भी काफ़ी अपने बेहतर किए, जैसे जोमेटो के नतीजे हमने देखा। अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिला, एक लिस्टिंग देखने को मिली ओला इलेक्ट्रिक की। उसमें भी हमने देखा कि लिस्टिंग काफ़ी सुस्त रही, लेकिन उसके बाद से जो है निवेशकों का ऐसा अट्रैक्शन बना कि 2 दिन 3 दिन तक अपर सर्किट लगता रहा। अभी क्या मतलब ये न्यू एज कंपनी को लेकर के क्या अभी भी ये ट्रेंड बना रहेगा? इनका भविष्य आप क्या देख रहे हैं, और आगे चल करके किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, इंडिया की फ्यूचर इज इन न्यू जनरेशन, न्यू एज कंपनीज। वो तो बात सही है। अगर आप 2030 का जो मार्केट की अगर आप सोच रहे हैं, इफ यू आर रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 5-10 साल का आपका होराइजन है, देन द ग्रोथ हैज टू कम फ्रॉम न्यू एज कंपनीज ओनली। तो या तो आप इन न्यू एज कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक एन ऑप्शन, और थोड़ा बास्केट बना के आप खरीद सकते हैं। और यू कैन वेट फॉर द स्टॉक प्राइसेस टू करेक्ट। क्योंकि हमने देखा है कि जो पहली फर्स्ट वे में जो न्यू एज कंपनी लिस्ट हुई थी, जैसे कि पेटीएम, जोमैटो, नाइका, इन सभी कंपनियों में लिस्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन फिर जैसे जैसे नतीजे आने लगे, जैसे न्यूज फ्लो आने लगा, वी सॉ स्टीप करेक्शन इन दी स्टॉक्स एंड नाउ दे सीम टू हैव बॉटम्ड आउट। समथिंग सिमिलर कैन हैपन ओला इलेक्ट्रिक एज वेल। लेकिन इन कंपनियों पर आपकी नज़र, आपकी सोच, आपका स्टडी हमेशा जारी रहना चाहिए। और जब आपको लगता है कि शायद इनमें टर्न अराउंड हो गया है, और एक्चुअली आपको लग रहा है कि 2-3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकते हैं, ब्रेक इवन पे आ सकते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय द स्टॉक्स। अब जोमेटो का ही एग्जांपल देख लीजिए। लिस्टिंग बढ़िया थी, स्टॉक प्राइस वेंट अप, देन देयर वाज अ स्टीप करेक्शन, और फिर टर्न अराउंड कभी हुआ? द टर्न अराउंड स्टार्टेड हैपनिंग व्हेन वी कुड सी द अर्निंग विजिबिलिटी, वी कुड सी कि हाँ अभी कंपनी के नतीजे पॉजिटिव आने लगेंगे। एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर्स वी हैव सीन ब्रेक इवन। और आगे चलते फिर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि दिस कंपनी कैन मेक सॉलिड प्रॉफिट गोइंग अहेड। सो दैट इज व्हाई द यूफोरिया, दैट इज व्हाई द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप। सो समथिंग सिमिलर कैन प्ले आउट इन लॉट ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज। तो मेरी तो स्ट्रेटजी रही है कि थोड़ी इनकी नजर लगते हैं, और जब लगता है कि रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इज फेवरिंग यू, टर्न अराउंड हो चुका है, और अभी शायद इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इन कंपनियों में नतीजे पॉजिटिव आने लगेंगे, दैट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। जी सर, पावर को लेकर के क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि पावर में हमने देखा कि हालांकि पावर के अंदर भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, रिन्यूएबल एनर्जी अलग है,
जो फंडिंग कर रही हैं कंपनियां वो अलग हैं। लेकिन कुछ एक शेयर काफ़ी अच्छे चले, कुछ एक शेयरों में हम दबाव देख रहे हैं। खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, उसमें एक सुजलॉन बड़ा सरप्राइजिंग रहा। एनएचपीसी शेयर जैसे शेयर वो काफ़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। एसजेवीएन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इरिडा जो कि फंडिंग कंपनी है, वहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। हालांकि अब करेक्शन आ गया है वहाँ पर इन सब जगहों पर। पावर को लेकर के क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है, और प्राइवेट सेक्टर पे आपका फोकस रहेगा या आपको लगता है पीएसयू स्टॉक्स पावर के अंदर बेहतर कर सकते हैं? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, हमारा व्यू जैसे मैंने कहा मार्केट पर कॉशियस है। सो ऑन अ डिफेंसिव बेसिस आई थिंक पावर यूटिलिटीज में आउट परफॉर्म ऑन रिलेटिव बेसिस। एनटीपीसी के जो आंकड़े आए थे अच्छे आंकड़े आए थे, एंड जिस हिसाब से जो कंसर्न्स थे पहले कि थर्मल पावर वहाँ पर कैपेसिटी ग्रोथ नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, दैट दैट इज नॉट ट्रू। थर्मल पावर, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर एंड नॉन रिन्यूएबल पावर विल को एग्जिस्ट। और इंडिया की जो थर्मल कैपेसिटी है वहाँ पर तो थोड़ा और कैपेसिटी बढ़ाने की गुंजाइश है। तो उस हिसाब से आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन एनटीपीसी। वैल्यूएशंस भी काफ़ी आई वुड से रीजनेबल है, और पावर की डिमांड बढ़ रही है। देखिए जिस हिसाब से नए डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, आई थिंक वी विल सी एटलीस्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एज फार एज पावर कंजम्पशन इज कंसर्न। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक पावर सेक्टर में ओपिनियन पॉजिटिव है। लेकिन again, valuations for renewable companies is very expensive, so I would prefer something like a PSU, a power utility company like NTPC. We and our clients are invested in it as a measure of disclosure. जी। सर, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जिसमें टाटा पावर है, जिसमें सुजलॉन है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अदानी की पावर कंपनी है, यहाँ पर भी क्या कोई नज़रिया रखना चाहिए, या आपको लगता है कि प्राइवेट पावर कंपनियों से दूरी बना के रखनी चाहिए? ये देखिए उनकी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट मेरे ख्याल से आज के समय में उनकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, ऑल ऑफ दीज कंपनीज। और हाई वैल्यूएशन पे खरीदते हैं तो फिर 2-3 साल तक रिटर्न अच्छे नहीं मिलते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वांट टू अवॉइड इट। नो डाउट काफ़ी हद तक कैपेसिटीज ऐड कर रहे हैं, एमएनए एक्टिविटी भी रहती है इन कंपनियों में, बट हमारा अनुमान यह है कि दीज आर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस, इनके रिटर्न रेशियोज कम रहते हैं। एंड ऑफ द डे जब तक कैपेसिटी बढ़ती है तब तक ठीक है, और वो कैपेसिटी जो इंक्रीजेस है, एक्सपेंशन है, that also has got captured in the stock price. So I would say that जिस हिसाब से valuations है, I don't think that makes sense to invest. जी। आ, सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्या ये डिफेंस की स्टोरी अब ख़त्म हो गई? बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास डेली आते हैं कि फंस गए हैं, ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है। ये जितने शेयर रहे, मझगांव डॉक, एससीआई या फिर एचएएल, एक तरफा रैली देखने को मिली। शेयर डबल ट्रिपल, इवन 3-3 गुने 4-4 गुने तक होते हुए दिखाई दिए। लेकिन लोगों का ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसा यूफोरिया था कि लोगों ने बिल्कुल पीक पर भी जाके खरीदे। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने समय पर मुनाफा बुक कर लिया और वो अच्छे कैश पर भी हैं। उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या वो एक बार के लिए अब लॉस बुक कर लें? क्या ये स्टोरी ख़त्म हो गई है, या फिर बहुत लंबे अवधि के लिए बने रहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, वो ट्रैप हो गए हैं। देखिए विपुल, दिस इज द प्रॉब्लम कि आप अगर चलती गाड़ी में आप कूदना चाहते हैं तो ऐसे होता ही है। आप हाइस पे लेते हैं तो यू विल टेंड टू गेट स्टक। लेकिन ऑन अ फंडामेंटल बेसिस लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स डिफेंस के अच्छे हैं, और करेक्शन और भी आ सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे। एट द सेम टाइम दे आर सिटिंग ऑन वेरी गुड ऑर्डर बुक पोजिशन, और ये ऑर्डर बुक धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की जो सोच विचार है, उनकी जो पॉलिसीज है एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, अभी काफी हद तक स्टेबल है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ सुधर नहीं रहा है। मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल डिफेंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एज इज द जनरल रूल इन इन्वेस्टिंग, यू शुड ट्राई एंड बाय इट चीप। राइट नाउ दी स्टॉक्स आर नॉट चीप, पर और अगर उनमें 15-20-30% का करेक्शन आता है, देन दैट में बी अ गुड एंट्री पॉइंट। और जिन्होंने हाइस पे निवेश किए हैं, आई थिंक जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। कब टर्न अराउंड आ जाएगा बोल नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके कंपनी की इन कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जी। चूँकि हम बात कर रहे हैं ऐसे शेयरों की जहां पर ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी है, जहां पर लोग ट्रैप हुए हैं, उसमें एक और सेक्टर है, वो है रेलवे। रेलवे में भी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया भी, लेकिन वहां पर भी काफ़ी लोग जो है वो फोमो फैक्टर के चलते फंसे भी हुए हैं। रेलवे का भविष्य क्या लग रहा है? ऑर्डर मिल रहे हैं, हालांकि करेक्शन यहाँ पर भी आया, लेकिन अब दोबारा एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी बीच बीच में ऑर्डर की खबरें, कैबिनेट की मंजूरी की खबरें, आगे किस तरीके से विस्तार होना है इसको लेकर के अपडेट्स आती रहती हैं, शेयरों में रिकवरी आती रहती है।
रेलवे का भविष्य क्या लग रहा है सर? हालांकि बहुत वैल्यूएशन महंगी हो गई हैं, लेकिन क्या अभी बड़े करेक्शन का वेट करें, या जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं वो किसी भी रिकवरी में निकलने की कोशिश करें? आई थिंक रेलवेज डिफेंस लॉट ऑफ अदर पीएसयू इंजीनियरिंग सिमिलर सिचुएशन में है। अगर आपने बहुत ही ऊंची लेवल पे का इन्वेस्ट किया है तो यू हैव टू जस्ट वेट इट आउट। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर गुड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो चलता रहेगा रेलवेज में। मॉडर्नाइजेशन है, एक्सपेंशन है, हायर नेटवर्क है, सेफ्टी पर जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, इसकी वजह से रेलवे कंपनीज विल कंटिन्यू टू शो गुड नंबर्स पर से। लेकिन वैल्यूएशन, आई कैनॉट कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आई एम सॉरी, बट वैल्यूएशंस अच्छे होने चाहिए। देखिए, आप ग्रोथ बिजनेस को बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में खरीदेंगे तो ग्रोथ तो आती रहेगी, लेकिन आपको रिटर्न नहीं आएंगे। द ट्रिक इन इन्वेस्टिंग इज टू बाई ग्रोथ एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। और आई डोंट थिंक कि इस लेवल, इस मार्केट में ऐसे कोई भी सेक्टर्स है, शायद एक या दो सेक्टर है जहां पर ग्रोथ इज स्टिल अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत चुनिंदा सेक्टर या बहुत चुनिंदा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन ठीक दिखाई दे रही है। आपसे उसी के बारे में जानना चाहेंगे, वो कौन से सेक्टर अभी आपको लगते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या अभी तक हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में एक डेवलपमेंट हुआ, इस पर इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन अभी जो बांग्लादेश के अंदर होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद बहुत लोग एकदम से थोड़ा सा बुलिश होते हुए दिखाई दिए टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर। वहाँ पर भी कुछ एक शेयरों में काफ़ी हलचल देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली। टेक्सटाइल, क्या कुछ अगला भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? पेपर में क्या कुछ लग रहा है? ये वो ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने पूरी तरीके से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? क्या इस तरह के सेक्टरों को तलाशा कैसे जाए? देखिए, वी आर नॉट पॉजिटिव ऑन टेक्सटाइल और पेपर फॉर दैट मैटर। टेक्सटाइल जो है, जो अच्छी कंपनियां हैं वहां पर दे आर फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट, जैसे कि गोकुलदास है, वेलस्पन है। आई वुड से दे आर फोकस्ड मोर ऑन एक्सपोर्ट्स। और अगर यूएस मार्केट्स में कंज्यूमर स्पेंडिंग पर थोड़ा दबाव आता है, देन डेफिनेटली उनके प्रोस्पेक्ट्स पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। और वैल्यूएशन भी अभी सस्ते नहीं है, तो आई वुड जस्ट बी अ बिट कॉशियस ऑन टेक्सटाइल्स। बट कमिंग स्पेसिफिकली टू द सेक्टर्स विच आर लुकिंग इंटरेस्टिंग, जहाँ पर आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, देन दैट वुड बी फार्मास्यूटिकल्स। सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के आंकड़े अच्छे आए हैं और उनकी जो ग्रोथ रेट्स है वो भी अच्छी है। आई थिंक दे सीम टू बी एंटरिंग अ न्यू ग्रोथ फेज। और ग्लोबली और यूएस जेनरिक मार्केट में भी अच्छी खासी उनको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सो दैट इज वन सेक्टर वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन, और रीजनेबल वैल्यूएशंस है। तो शायद इस सेक्टर पे आप धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, वी हैव इन्वेस्टमेंट्स इन सेवरल फार्मा कंपनीज, जी, और इस सेक्टर पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। इसलिए हमारा जो व्यू है वो थोड़ा बायस भी हो सकता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। फार्मा सेक्टर जो है अभी भी यहाँ पर नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं, शेयरों की में अभी तक उतनी तेज़ी नहीं आई है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन जो है आकर्षक लग रहे हैं। लेकिन सर, एक सेक्टर के बारे में सब लोग पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन उस सेक्टर ने जो है हाल फिलहाल में लोगों को काफ़ी परेशान किया, वो है बैंक। लोग कहते हैं कि अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बननी है तो बैंकों के साथ बनेगी, लेकिन बैंकों में ऐसा हुआ क्या कि अभी भी काफ़ी कंसर्न बने हुए हैं, खासतौर से डिपॉजिट को लेकर के जो है एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आप बैंकों का भविष्य कैसे देख रहे हैं? और ये जो बैंकों के अंदर थोड़ी सी सुस्ती जहां लगातार देखने को मिली है, उसके पीछे बड़ा कारण क्या मानते हैं? अभी पीएसयू या प्राइवेट, किस तरह के बैंकों पर नज़र रखनी चाहिए, या फिर यहाँ पर अभी क्या ये कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चलेगा? देखिए, बैंक्स पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन और शायद थोड़ा पेन आ सकता है फॉर 1 or 2 quarters, क्योंकि बैंक्स नॉट एबल टू रेज डिपॉजिट्स एट अट्रैक्टिव लेवल्स। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली, शायद आज ही एक न्यूज़ आई है कि नाउ द बैंक डिपॉजिट ग्रोथ इज हायर देन द एडवांसेस ग्रोथ। तो ये एक अच्छा सिग्नल है फॉर द बैंक्स। और अगर यही ट्रेंड जारी रहती है, देन इवेंचुअली आई थिंक बैंक्स ऑल्सो विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म वेल। देखिए, बैंक्स इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, लार्जेस्ट वेटेज है निफ्टी में और सेंसेक्स में। और हमारे देश में भी दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री, और क्रेडिट ग्रोथ और क्रेडिट की डिमांड हमेशा अच्छी रहेगी। और बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, और एनपीए साइकिल इंप्रूव नहीं हुई है। दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग दी स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। सो आवर व्यू ऑन बैंकिंग इज जनरली पॉजिटिव, लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हम्म। बैंकों में अगर निवेशित हैं तो थोड़ा धैर्य आपको बना करके चलना होगा, ये यहाँ पर दीपन जी का कहना है। बैंकों को लेकर के रुख जो है वो सकारात्मक है, लेकिन थोड़ा धैर्य की यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर है। सर, बैंकों के बारे में बात हो गई, पावर के बारे में बात हो गई, डिफेंस के बारे में बात हो गई। अब एफएमसीजी के बारे में, जो कि आपने फार्मा का जिक्र किया,
तो एफएमसीजी भी क्या एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो कि डिफेंसिव क्षेत्र का मामला है और रूरल डिमांड को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इसका असर एफएमसीजी सेक्टर पर भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा? हालांकि समय लग सकता है अभी, लेकिन रूरल डिमांड को लेकर के आपका व्यू क्या है और इसका असर एफएमसीजी पर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, आई थिंक रूरल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगी तो इट इज़ मच नीडेड फॉर द एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि अर्बन स्पेंडिंग में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक स्टैग्नेंसी है। ओवरऑल एफएमसीजी में क्या हुआ है कि काफ़ी कैटेगरीज मेच्योर हो चुकी है, जैसे कि सोप, डिटर्जेंट्स, हेयर ऑयल, शैम्पूज, सॉर्ट ऑफ फूड आइटम्स काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुके हैं। देयर वॉल्यूम ग्रोथ इज़ वेरी वेरी लो, 1 to 2 to 3% और सो। तो इस लो वॉल्यूम ग्रोथ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। देर आर सम आउटलायर्स, जैसे कि अगेन डिस्क्लोजर के साथ मैं कहना चाहूँगा, यू टू लुक फॉर डिफरेंट बिजनेसेस विद इन द एफएमसीजी, जैसे कि बिकाजी फूड्स है, वरुण बेवरेजेस है। आई थिंक दीज आर ऑपरेटिंग इन कैटेगरीज वेयर स्टिल देर इज सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस ऑल्दो ऑन द हायर साइड ऑन अ करेक्शन वन कुड लुक एट बाइंग। इसलिए एफएमसीजी में आप एक आप एक पूरा ओवरऑल बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको सिलेक्टिव रहना चाहिए। लेकिन एज ए इंडस्ट्री आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन एफएमसीजी, at least not on the MNC FMCG companies or even the Indian FMCG companies. जी। सर, एक सेक्टर ऐसा रहा जिसने के शेप की रिकवरी का तो काफ़ी फ़ायदा उठाया, जिसमें रियल्टी रहा, उसमें ऑटो रहा। हालांकि डिमांड, रूरल डिमांड तो उतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन हाँ, महंगे लग्जरी प्रोडक्ट बेच करके हमने देखा कि फ्लैट्स बेच करके रियल्टी कंपनियों ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए, मुनाफे में बढ़ोतरी रही। ऐसे ही ऑटो में हमने देखा कि छोटी कारें भले नहीं बिकी, लेकिन बड़ी कारों की वजह से उनके मार्जिन्स, उनके मुनाफे जो है वो इंटैक्ट रहे। क्या ये भविष्य में इस तरह की परफॉर्मेंस कब तक सस्टेनेबल है और इनका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ऑटो में तो ऑलरेडी जो मंथली सेल्स नंबर्स आ रहे हैं दे हैव बिकम फ्लैट। हम्म। तो उस हिसाब से ऑटो में आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। नतीजे अच्छे आए हैं बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, बिकॉज ऑफ हायर एवरेज सेलिंग प्राइसेस। और जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल प्राइसेस थी, दे वर प्रीटी मच स्टेबल। लेकिन आई डोंट थिंक सिचुएशन विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड, सो आई एम बिट कॉशियस। सेम रियल एस्टेट में भी अच्छी साइकिल देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन गुड, प्राइसेस हैव हेल्ड अप वेरी वेल, न्यू प्रोजेक्ट्स आल्सो हैव बीन सोल्ड आउट इमीडिएटली। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है, और एक मल्टी ईयर अप साइकिल में भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है। वैल्यूएशन भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है, तो आई वुड जस्ट बी अ बिट कॉशियस ऑन बोथ दी सेक्टर्स। जी। चलिए सर, तो अब जो है कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो रहा है। अब चलते चलते, हालांकि आपने नाम बता दिए हैं नाम, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहेंगे कि इस बाज़ार में कौन से इस तरह के रणनीति, क्योंकि पैसा लोगों के पास है ज़्यादातर, हमारे पास अभी भी एक्टिव। एक दौर था सर जब बाज़ार में गिरावट आती थी तो लोग तुरंत निकलने की कोशिश करते थे। अब ये दौर ऐसा हम देख रहे हैं कि जब बाज़ार में जैसे ही गिरावट आती है तो तमाम जो हमारे दर्शक हैं, रिटेल निवेशक हैं, वो कहते हैं सर पैसा कहाँ लगाएं। तो ये जो सोच में परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे आप क्या बड़ा कारण मानते हैं? और दूसरा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी बड़ा पैसा आ रहा है, तो अभी जो है अगर चुनना हो शेयरों को तो किस तरीके से चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, आई वुड जस्ट से बी कॉशियस। मैं कोई भी नाम देना नहीं चाहूँगा। ठीक। मैंने कहा फार्मास्यूटिकल में आप शायद ओवरवेट रह सकते हैं। और आई वुड जस्ट से थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। मार्केट ऐसा ही नहीं बढ़ सकता है। हर महीने 3, 4, 5% नहीं बढ़ सकता है। देयर हैज टू बी अ डीपर करेक्शन। और आप जो SIPs है वगैरह वो सब चालू रख सकते हैं, लेकिन आई वुडंट एडवोकेट पुटिंग बिग मनी इन द मार्केट एट दीज लेवल्स। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और लोगों को थैंक यू। सतर्क करने के लिए कि इस समय आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है और बाजार की वैल्यूएशन महंगी है, बाजार में गिरावट आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। और कोई आशंका है, दुविधा है, तो दोपहर 1 बजे हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार जुड़ जाइए मनी 9 के साथ और पूछिए अपने सवाल। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि अभी रणनीति आपकी बाज़ार में क्या होनी चाहिए। नमस्कार।